बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम ऑसिलेटरी मोशन में फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एनर्जी को डिस्कस करेंगे। हम इन सारी चीज़ों के बारे में ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे और ग्राफिकली हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल्स में हमने बात की थी कि सिंपल पेंडुलम की मोशन ऑसिलेटरी मोशन है। इसी तरह से एक मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन भी ऑसिलेटरी मोशन है। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम की मोशन के बारे में इससे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर दूँ। हमने पिछली क्लासेस में भी ये पढ़ा हुआ है कि जब हम एक स्प्रिंग के साथ एक मैस को अटैच करते हैं, एक बॉडी अटैच की जिसका मैस m है, तो इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में है। फर्दर हम ये भी फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, तो ये मैस इसके ऊपर पड़ा हुआ और इनिशियली ये मैस है इक्विलिब्रियम में, मेन पोजीशन पे। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी हमने कोई फोर्स नहीं लगाई। हमने पिछले लेक्चर में ये बात की है कि ऑसिलेटरी मोशन होती है रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं अभी कोई फोर्स नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ज़ीरो, फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में मेन पोजीशन पे है, यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो के इक्वल है। तो जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, एक फोर्स लगा के हम इसको मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देंगे। डिस्प्लेस करने के बाद जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज़ करेंगे, यहाँ से छोड़ेंगे, तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा। ये यहाँ पे जो मैंने फोर्स दिखाई है ये है एक्सटर्नल फोर्स, इसकी डायरेक्शन मेन पोजीशन से बाहर को होगी। लेकिन जो रीस्टोरिंग फोर्स है, हमने पहले लेक्चर में भी बात की कि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर फ़र्ज़ किया फोर्स लग रही है F इज़ इक्वल टू के एक्स एम। एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से होगा AM, मैक्सिमम है एक्सेलरेशन। हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ फोर्स लग रही है, फोर्स मैक्सिमम, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, मेन पोजीशन से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम, और इनिशियली यहाँ पे वेलोसिटी है ज़ीरो। अभी हमने ऑब्जेक्ट को रिलीज़ नहीं किया। तो जब हम ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करेंगे तो ये यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसके बारे में हम आगे जाके ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो हुक्स लॉ के मुताबिक ये फोर्स लग रही थी, इसके जो हमने फोर्स लगाई एक्सटर्नल फोर्स, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगी रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से ऑसिलेटरी मोशन है। तो ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेट कर रहा होगा तो वो मेन पोजीशन से लेफ़्ट साइड की तरफ भी आएगा। यहाँ से हमने रिलीज़ किया मेन पोजीशन पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं तो मेन पोजीशन से आगे चला जाएगा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो यहाँ आके फिर जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट एक लम्हे के लिए रुकेगा तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी और डिस्प्लेसमेंट ये होगा। ये तो मैंने एक इक्वेशन की सूरत में मैथमेटिकली यहाँ पे शो कर दिया फोर्स को, एक्सेलरेशन को, डिस्प्लेसमेंट को। तो ये एक एग्जांपल मैंने बताई है ऑसिलेटरी मोशन की। हम इसी को सामने रखते हुए अब इन तमाम चीज़ों के बारे में, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के बारे में ग्राफिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं फोर्स के लिए ग्राफ ड्रा करूँगा। फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। हम क्योंकि ये जानते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही ऑसिलेटरी मोशन है, फोर्स की वजह से ही मोशन है, तो यहाँ पे हमने फोर्स की डायरेक्शन का जिक्र करना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, इस केस में हम फ़िलहाल ये लेट कर लेते हैं, लेट फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट रहती है तो उसके मुताबिक हमारे ये ग्राफ्स क्या बनेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। आगे जाके हम देखेंगे
कि फोर्स वेरिएबल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ हमने कंसिडर किया कि ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ये फ़र्ज़ कर लूँ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था अलोंग एक्स एक्सिस, मैं इस लाइन को एक्स एक्सिस बना लेता हूँ। अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मैं उस लिहाज से यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा। सपोज ये एक्स एक्सिस है लाइन, तो ये ओरिजिन है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था मीन पोजीशन पे। ये साथ ऑब्जेक्ट भी देख ले, ये ऑब्जेक्ट हमारा था मीन पोजीशन पे, वो सपोज ये पोजीशन है। अब जब ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा यहाँ पे, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है वो मीन पोजीशन की तरफ है। मैं उसको यहाँ पे एफ के साथ स्मॉल आर लगा के ज़ाहिर करता हूँ। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, ये हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब मैं यहाँ पे ग्राफिकली फोर्स को शो करूँगा, रिप्रेजेंट करूँगा, तो सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मौजूद है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन है मीन पोजीशन की तरफ, ये फोर्स है। और फोर्स एक वेक्टर है, ऊपर मैंने एरो लगा दिया। और जब हमारा ऑब्जेक्ट इस मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स इस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ खींच रही होगी, तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी ये वाली। अब मैं बार बार रीस्टोरिंग फोर्स कहने की बजाय सिंपली फोर्स कहूँगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से इस तरफ जाता है तब भी फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। जब हमारा ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आता है तो फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ ही है। और जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से इस तरफ को मूव करता है, रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, तो फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। पहले फोर्स इस तरफ थी और अब फोर्स इस डायरेक्शन में हो गई। ऐसे भी कह लें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। और यहाँ आप इस मोशन को भी कंसिडर करें, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को रिलीज़ किया तो फोर्स लग रही है और वो ऑब्जेक्ट को ला रही मीन पोजीशन पे, फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। जैसे ही ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से इस तरफ मूव करेगा तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस खींच रही है मीन पोजीशन की तरफ, तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हो गई अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हमने फोर्स और पोजीशन के लिहाज से ग्राफ शो कर दिया फोर्स के लिए। अब ये तो सिंपली डायरेक्शन के लिए है, हम फोर्स की मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी बात करते हैं। अब आप ये देखिए कि सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है और जो वर्टिकल लाइन है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम फर्ज करेंगे कि फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस केस, ये हमारा ओरिजिन है। अब फोर्स कांस्टेंट है तो सपोज फोर्स की कुछ मैग्नीट्यूड है, वो हम फर्ज कर लेते हैं कि फोर्स की ये वैल्यू है। हमने फोर्स को इस एक्सिस पे शो करना है तो फोर्स की कुछ भी अमाउंट वो ये है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मेन पोजीशन से राइट साइड पे होगा तो फोर्स जो है वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। और जब हमारा ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे होगा तो फोर्स की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम क्वांटिटीज़ को जब वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस। तो ये जो पॉजिटिव फोर्स है, फोर्स की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू होगी, इसके साथ स्मॉल m भी लगा दें कि ये मैक्सिमम फोर्स है। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू है एफ एम और ये है पॉजिटिव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम इस फोर्स को यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, सपोज यहाँ पे फोर्स है वैल्यू, तो हम इस फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे।
इसका मतलब क्या है कि इस वक्त फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट हमारी मेन पोजीशन से लेफ़्ट साइड पे है। जब हमारा ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से राइट साइड पे होगा तो फोर्स की मैग्नीट्यूड तो सेम है, उसे हम यहाँ पे इस पॉइंट से शो कर लेते हैं, लेकिन फोर्स क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव होने की वजह से हमने इस एक्सिस पे उसको नेगेटिव शो कर दिया, लेकिन फोर्स क्योंकि राइट साइड पे ऑब्जेक्ट पे लग रही है तो हम इसका ग्राफ राइट साइड पे ही ड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन ये है, हमने फोर्स के लिए ग्राफ ड्रा किया जब ये मेन पोजीशन से लेफ्ट पे था, ये ग्राफ है, जब ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से राइट साइड पे था, ये ग्राफ है। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्यों हैं? उसकी रीज़न ये है कि हमारी इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स को हमने कंसिडर किया है कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट है, उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है, तो जैसे जैसे फासला बढ़ता रहेगा, फोर्स सेम है तो उसकी वैल्यू सेम रहने की वजह से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जब ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से इस तरफ है तब भी फोर्स कांस्टेंट है, सिर्फ साइन चेंज हुआ है, मेन पोजीशन से इस तरफ ऑब्जेक्ट की फासला चेंज हुआ है, तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जब भी हम ग्राफ ड्रा करें और ग्राफ में किसी चीज़ के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, इसका मतलब कि वो कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रहा है। अब फोर्स के बाद हम डिस्प्लेसमेंट को ग्राफिकली देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब हम डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ बनाएंगे। मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम है, और मेन पोजीशन से जैसे जैसे बाहर जाएं वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए हमारा ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। सपोज़ हम वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स टाइम एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट एक्स। ये ओरिजिन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी अभी ज़ीरो है और टाइम की वैल्यू भी ज़ीरो कंसिडर की हुई है। अब देखिए, हमने पिछली क्लासेस में डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, S इज़ इक्वल टू वी टी प्लस या माइनस हम लगा लेते हैं हाफ ए टी स्क्वेयर। ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, टी यहाँ पे टाइम है, और ये वी टी है यहाँ पे। अब इसी को मैं इस तरह भी लिख लेता हूँ, x इज़ इक्वल टू, एस की बजाय मैं डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो x इज़ इक्वल टू वी टी। अच्छा, एक और इक्वेशन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, इस बीएससी में भी इस्तेमाल होती है, s इज़ इक्वल टू वी टी, वेलोसिटी इनटू टाइम जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ लिख देता हूँ, v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये वेलोसिटी इनटू टाइम फासले को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं समझता हूँ जी ये फासला सपोज x है। इनिशियली जब शुरू में हमारा ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे है तब टाइम कितना है, ज़ीरो। टाइम ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है इनिशियली। तो ये इनिशियल वेलोसिटी के लिहाज से होता है, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम और टाइम अभी हमने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू करना है। अच्छा, इस इक्वेशन को देखिए, ये ए टी स्क्वेयर को हम ये जानते हैं कि F इज़ इक्वल टू एम ए। इस केस में फोर्स के साथ हम नीचे यहाँ m लगा रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स, तो यहाँ से A आ जाएगा, A इज़ इक्वल टू F ओवर m। तो ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ रखूँ तो ये आ जाएगा प्लस 1/2, एक्सलरेशन की जगह पे फोर्स ओवर मैस है, और ये साथ है टाइम का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई डिस्प्लेसमेंट के लिए, जिसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, जब फोर्स पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और जब
फोर्स नेगेटिव होगी, हमने अभी ये फोर्स के बारे में बात की, जब फोर्स नेगेटिव होगी माइनस में आएगा तो यहाँ पे फोर्स माइनस होने से यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे ऐसे भी लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू एक्स एम माइनस 1/2 Fm/m टी स्क्वेयर। तो दो केसेस हैं, एक दफ़ा फोर्स पॉजिटिव है और एक दफ़ा फोर्स नेगेटिव है, तो उस लिहाज से हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब इनिशियली बिल्कुल शुरू में स्टार्ट पे हम ये देखते हैं कि जब हमने ऑसिलेटरी मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्सट्रीम पोजीशन पे और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे वर्टिकली हमने डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है और इस वक्त इनिशियली डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम। सपोज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, ये एक्सएम की वैल्यू है यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और इस इक्वेशन के मुताबिक जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, फर्स्ट इसके मुताबिक जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो फोर्स हमारी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन के मुताबिक जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। ये एक्स एम, ये इस टर्म की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसमें से माइनस करते जाएं। तो हमारा इधर से ग्राफ शुरू होगा और हम वैल्यूज़ पुट करके देखते रहें तो ये देखा गया है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा साइनोसॉइडल। अगले लेक्चर्स में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन के लिए इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्यूशन ढूंढेंगे। वहाँ से पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट साइनोसॉइडली वेरी करता है। यहाँ पे हम ग्राफिकली इक्वेशन के मुताबिक देख रहे हैं। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, मैं ग्राफ बना देता हूँ। जैसे एक साइन वेव होती है, इस तरह से हमारा ग्राफ होगा और आगे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये ग्राफ इस तरह से चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया डिस्प्लेसमेंट कम होता गया और एक ऐसा टाइम आएगा, एक वक्त आएगा डिस्प्लेसमेंट होगा ज़ीरो, ऑब्जेक्ट आ जाएगा मीन पोजीशन पे। फिर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बढ़ना शुरू होगा और अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये राइट साइड का डिस्प्लेसमेंट और ये लेफ्ट साइड का डिस्प्लेसमेंट बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम होगा और वो वैल्यू होगी मैक्सिमम माइनस एक्स एम। और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन की तरफ आएगा, डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू होगा, कम होते होते ज़ीरो होगा और फिर बढ़ता जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम से फिर कम होता होता ज़ीरो, ज़ीरो से फिर हो गया मैक्सिमम। और जब तक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता रहेगा इस ग्राफ के मुताबिक ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। जब ऑब्जेक्ट एक दफ़ा इस एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा तो हम कहेंगे, ये हमने पहले भी डिफाइन किया पिछले लेक्चर में, कि तब हम कहते हैं कि एक साइकिल मुकम्मल हो गया। और एक साइकिल मुकम्मल होने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ज़ीरो से लेकर यहाँ तक एक टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन मुकम्मल हुई। तो हमने एक ऑसिलेशन के लिए ये डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया है। और ग्राफ किसके मुताबिक है, इन दो इक्वेशंस के मुताबिक। जब मेन पोजीशन से ऑब्जेक्ट राइट साइड पे होगा ये इक्वेशन इस्तेमाल होगी, मेन पोजीशन से ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होगा तो इस इक्वेशन के मुताबिक ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है ये एक पैराबोला की सूरत में है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक पैराबोलिक ग्राफ है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक हैं, अभी से समझ लेनी चाहिए ताकि आप जब आगे जाके बहुत सारे ग्राफिकल बिहेवियर के बारे लिहाज से भी इस मोशन को स्टडी करें तो आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो उसमें भी आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी जब आप इनका कंप्लीट कॉन्सेप्ट जानते होंगे। तो जी अब हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी के लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे।
सिंपल हार्मोनिक सॉरी ऑसिलेटरी मोशन में वेलोसिटी के लिए ग्राफ कैसा होगा, देखिए जी। अब ये जो हमने जो फोर्स के लिए ग्राफ बनाया था वो डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से था, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, इनका ग्राफ होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ग्राफ फॉर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी कंसिडर कर लेते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम ले लेंगे टाइम को। सो दिस इज टाइम एंड वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, और ये ओरिजिन है दोनों का। यहाँ टाइम की वैल्यू भी 0 और वेलोसिटी की वैल्यू भी 0 है। अब मैं फिर आपको डायग्राम के मुताबिक बताता हूँ। शुरू में जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे है, हम यहाँ से ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी यहाँ से शुरू किया था। शुरू में वेलोसिटी क्या है, 0। तो वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये है कि हमारा ग्राफ यहाँ इस पोजीशन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। वेलोसिटी 0 है और अभी टाइम भी 0 है। फिर हम देखते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए, हमने इधर से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, ऑब्जेक्ट आ रहा है मेन पोजीशन की तरफ, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होने की वजह से वेलोसिटी की वैल्यू को हम लेंगे माइनस, और एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ आते हुए वेलोसिटी मुसलसल इंक्रीज होती है, 0 से इंक्रीज होगी और वेलोसिटी का साइन होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए ऊपर की जानिब वैल्यूज होंगी पॉजिटिव और नीचे की जानिब वैल्यूज होंगी नेगेटिव एक्सिस। तो ये ग्राफ इस तरह से होगा कि वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होना शुरू हुई और इंक्रीज होते होते हो गई मैक्सिमम। सपोज ये मैक्सिमम पॉइंट है। इस लम्हे पे ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी मैक्सिमम और इसको हम लिखते हैं -Vm। फिर ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन से जैसे ही फर्दर आगे मूव करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा और वेलोसिटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होते होते वेलोसिटी हो जाएगी 0 एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके। तो वेलोसिटी जब फिर से 0 होगी, वेलोसिटी यहाँ से डिक्रीज होते होते बन जाएगी 0। टाइम बढ़ता जा रहा है, देखें टाइम एक्सिस पे टाइम बढ़ रहा और वेलोसिटी मैक्सिमम होके फिर 0 हो गई। ये पॉइंट आ गया। और वेलोसिटी जो है ये चेंज तो हो रही है इस लिहाज से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या है हम वो भी लिख देते हैं। वेलोसिटी के लिए इक्वेशन ये है जिसके मुताबिक वेलोसिटी चेंज हो रही। हम ये जानते हैं F इज इक्वल टू ma, और यहाँ से एक्सेलरेशन हमें हासिल होगा F/m। हमने कहा फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ओवर टाइम, ये इक्वेशन। तो यहाँ से हम वेलोसिटी के लिए लिखेंगे v इज इक्वल टू फोर्स ओवर मास इनटू टाइम t। तो ये वो इक्वेशन है जिसके मुताबिक वेलोसिटी चेंज हो रही है। टाइम चेंज होने से वेलोसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ से ऑब्जेक्ट फिर जब मेन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो वेलोसिटी 0 से क्या होगी, इंक्रीज, और वेलोसिटी की डायरेक्शन है अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होने का मतलब वेलोसिटी यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और अलोंग पॉजिटिव एक्सिस जा रही है। तो ये ग्राफ हमारा इधर से बढ़ता बढ़ता इधर को चला जाएगा ऊपर। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, सपोज ये मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी की, और यहाँ इसके मुताबिक ये आ जाएगी +Vm। नेक्स्ट फिर क्या होगा,
फिर इधर से ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे आने के बाद जब इस तरफ एक्सट्रीम पोजीशन को जाएगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा, वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी, और डिक्रीज़ होते होते जब ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से वेलोसिटी डिक्रीज़ होते होते होगी ज़ीरो, और ये ग्राफ बन जाएगा। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी, कोई बात नहीं। तो ये वेलोसिटी के लिए हमारा ग्राफ है इन ऑसिलेटरी मोशन, जब हमने कंसिडर किया है कि फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वैसे ये ग्राफ थोड़ा सा बेहतर इस तरह था, ये थोड़ा और ऊपर जाता, यहाँ तक आता, तो मैंने इधर जगह कम बनाई तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन के हवाले से। हम इधर ही ग्राफ इसका बना लेते हैं साथ। इधर हम लिखते हैं ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बड़ा आसान सा ग्राफ है। जैसे फोर्स के लिए बहुत आसान ग्राफ था, इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए भी एक आसान ग्राफ होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन है, हम वर्टिकली ले लेते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ और हॉरिजॉन्टली कंसिडर करेंगे टाइम की वैल्यूज़। और ये इन दोनों का ओरिजिन, इधर है एक्सेलरेशन ए और इधर है टाइम टी। छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। अब देखिए, इधर हमने एक्सेलरेशन के लिए ये वैल्यू भी लिखी है। न्यूटन के लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए, और एक्सेलरेशन है F/m। तो अगर फोर्स पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, अगर फोर्स नेगेटिव होगी तो एक्सेलरेशन का साइन भी नेगेटिव। ये नहीं, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। हमारे इस केस में फोर्स के दो साइन हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो शुरू में जब हम देखते हैं कि फोर्स हमारा ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करके जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तब भी फोर्स लग रही है मैक्सिमम। हमने फ़र्ज़ किया फोर्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फोर्स होने से आसान करते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे शुरू में इनिशियली एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की अगर हम बात करें वो वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। तो शुरू में फोर्स है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो एक्सेलरेशन भी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने शो करनी है। तो सपोज ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू माइनस ए एम, और जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसको हम यहाँ शो कर लेते हैं प्लस ए एम। तो इनिशियली फोर्स और एक्सेलरेशन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस हैं, तो ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। फोर्स क्योंकि कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब कि इसके लिए होगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ग्राफ नीचे को या ऊपर जाए तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही। फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। तो ये शुरू में ये एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेशन होगा हमारा, इस ग्राफ से देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हुए कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा माइनस ए एम। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से इस तरफ जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, तो एक्सेलरेशन प्लस में। तो अगले हाफ साइकिल में यहाँ से हमारा ये ग्राफ बन जाएगा हमारा एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट का ये माइनस ए एम और ये प्लस ए एम एक्सेलरेशन। तो एकदम से यहाँ पे एकदम से एक्सेलरेशन की साइन चेंज हुई, वैल्यू कांस्टेंट है, पहले माइनस था अब प्लस हो गया। अब यहाँ से यहाँ जाने तक और यहाँ से वापस आने तक काफ़ी लंबा टाइम है। यहाँ थोड़ा टाइम है माइनस एक्सेलरेशन, यहाँ पे गया जाके फिर वापस आया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लंबी लाइन ड्रा कर देंगे। और जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम से वापस इधर आएगा, फिर इस तरफ जाएगा, तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव, और उसको हम यहाँ पे इस तरफ शो करेंगे। एकदम से साइन चेंज होगा, पॉजिटिव से हो जाएगा नेगेटिव। तो ये एक साइकिल के लिए पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, तो एक साइकिल मुकम्मल हो गया। तो ये ऑसिलेटरी मोशन में जब फोर्स कांस्टेंट हो एक्सेलरेशन का ग्राफ है।
इसके बाद हमने डिस्कशन करनी है जी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। लास्ट बात रह गई है ऑसिलेटरी मोशन में एनर्जी के हवाले से ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। सो ग्राफ फॉर एनर्जी, और ये ग्राफ होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि टाइम कम हो टाइम ज़्यादा हो, किसी भी सिस्टम की एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो टाइम के लिहाज से एनर्जी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन हम देखेंगे विद डिस्प्लेसमेंट एनर्जी में किस तरह का चेंज आ रहा है। ये है ऑसिलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से एनर्जी में चेंज। तो मैं पहले एक ग्राफ ड्रा करता हूँ, फिर उसके मुताबिक हम डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज हम एनर्जी के हवाले से बात करते हैं, तो ये सपोज करें जी वर्टिकली हमने ले ली एनर्जी, और हॉरिजॉन्टली हम कंसिडर कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को। दिस इज़ फॉर एनर्जी ई। ये जी ओरिजिन है ओ, वन डायमेंशन में ऑसिलेटरी मोशन है, उसी लिहाज से हमने यहाँ पे ग्राफिकली डिस्कस कर लेना है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखिए जी, जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है, तो स्ट्रेच करने से क्या होगा, इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और शुरू में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो। इनिशियली मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक तरफ ये एक्सट्रीम पोजीशन और एक तरफ हमने बना ली ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो इनिशियली जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हमने छोड़ा नहीं है, तो वेलोसिटी क्या हुई, ज़ीरो। हमने ये भी कंसिडर किया कि टेबल और मैच के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं, तो जब ये मूव करेगा तो एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर किया है। तो शुरू में ऑब्जेक्ट के पास सारी की सारी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो सपोज सिस्टम के पास जो मैक्सिमम एनर्जी है वो ये है, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी, ये पूरा लफ्ज़ लिख देते हैं एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम एनर्जी है ई यहाँ पे, और टोटल एनर्जी जो है किसी सिस्टम की वो होती है ई इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट किया, तो ये तो टोटल एनर्जी के लिए लिखा है, मैंने सिंपली फॉर्मूला लिख दिया। अब इनिशियली क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट के पास सारी की सारी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी के मुताबिक ये आ गया एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम एनर्जी है, और मैक्सिमम एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है एक्सट्रीम पे। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होने से सारी की सारी एनर्जी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही हम स्प्रिंग को रिलीज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू होगा, तो उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। और ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है U इज़ इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ आएगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। मीन पोजीशन पे आके डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे होगी ज़ीरो। फिर इस तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। तो इस लिहाज से हमारा ग्राफ ये इस तरह बनेगा। अब मैं ग्राफ ड्रा कर देता हूँ। ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राफ है बेसिकली। पोटेंशियल एनर्जी चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ये बना दिया हमने इधर, ये हमारा ग्राफ होगा। अब इधर हम ये देख लें, ये टोटल एनर्जी है
और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी के लिए है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिस्प्लेसमेंट एक्स का फंक्शन है, मैं लिखता हूँ ये पोटेंशियल एनर्जी यू एफ एक्स का ग्राफ है और ये भी पोटेंशियल एनर्जी यू एफ एक्स का ग्राफ है। अब इस जगह पे आके देखें, मैं एरो लगा देता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाती है, ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने से। तो हमारी जो टोटल एनर्जी है ये ज़ीरो हुआ तो टोटल एनर्जी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी है या काइनेटिक पोटेंशियल का सम, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, सारी की सारी एनर्जी है पोटेंशियल। मीन पे पोटेंशियल ज़ीरो है, सारी की सारी एनर्जी है काइनेटिक, और इधर आके फिर सारी की सारी एनर्जी बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे। तो यहाँ दरमियान में किसी भी लम्हे पे जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो फ़र्क होगा, ये लाइन ये हमें रिप्रेजेंट करती है काइनेटिक एनर्जी। किसी भी लम्हे पे काइनेटिक एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी। यहाँ से देख लें, काइनेटिक एनर्जी ई माइनस यू, तो ये टोटल एनर्जी ई, उसमें से पोटेंशियल निकाल दें तो जितना इनमें फ़र्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह हम ग्राफिकली पोटेंशियल एनर्जी को, टोटल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि पोटेंशियल और काइनेटिक किस तरह से एक दूसरे में इंटरचेंज हो रही हैं। तो हमने आज के इस लेक्चर में ऑसिलेटरी मोशन में ग्राफ के ज़रिए से फोर्स, उसकी डायरेक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, हमने फोर्स, हम क्या देखते हैं इसमें, डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट, उसकी वैल्यू, उसकी डायरेक्शन के बारे में देखा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एनर्जी के हवाले से हमने ग्राफिकली समझने की कोशिश की, देखने की कोशिश की कि ये तमाम क्वांटिटीज़ ऑसिलेटरी मोशन में किस तरह से वेरी करती हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक है। अगले लेक्चर में हम ऑसिलेटरी मोशन के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे, उससे अगले लेक्चर में हम उसका सोल्यूशन, और फिर फर्दर हमारी स्पीड तेज़ हो जाएगी, हम मुसलसल जो ये टॉपिक्स हैं इनको कवर करते जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ तक है, अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे।